हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन जेवी पॉलिटिकल साइंस। जेवी पॉलिटिकल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राम मनोहर लोहिया के बारे में जानेंगे, जो कि एक समाजवादी विचारक थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आधुनिक भारत के एक ऐसे प्रतिभाशाली राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन और समाजवादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने गांधीवादी विचारों को अपनाते हुए एशिया की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समाजवाद की एक नई व्याख्या और एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम राम मनोहर लोहिया के जीवन के बारे में जानेंगे। उसके बाद उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ और उनके वर्क के बारे में जानेंगे। राम मनोहर लोहिया का जन्म 1910 में एक मिडिल क्लास फैमिली में अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता एक व्यापारी थे और 19 साल की उम्र में वो हायर स्टडीज़ के लिए जर्मनी चले गए। 1932 में जर्मनी में उन्होंने इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से पीएचडी की और उनकी पीएचडी का विषय था साल्ट एंड सत्याग्रह। जर्मनी में ही वो समाजवादी विचारकों और पॉलिटिकल वर्कर्स के कांटेक्ट में आए और उनका उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। 1933 में भारत वापस आने के बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस के अंदर ही उन्होंने जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता और नरेंद्र देव जैसे समाजवादियों के साथ मिलकर 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप की स्थापना की। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से अलग हो गई और 1952 में लोहिया ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1955 में लोहिया और उसके शिष्य प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने ओल्ड सोशलिस्ट पार्टी को जीवित करने की सोची। 1964 में लोहिया की पार्टी संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जानी जाने लगी। लोहिया के मुख्य कार्य हैं एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952, व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1963, द कास्ट सिस्टम 1963, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन 1960, द मिस्ट्री ऑफ सर स्टैफर्ड क्रिप्स 1942। कंसेप्ट्स ऑफ व्हील ऑफ हिस्ट्री। कंसेप्ट ऑफ व्हील ऑफ हिस्ट्री में उन्होंने चेतना की भूमिका को मान्यता देते हुए डायलैक्टिकल मेथड को एक नई दिशा में विकसित किया, जो हेगल और मार्क्स दोनों की व्याख्याओं से भिन्न थी। डॉक्टर लोहिया के अनुसार जाति और वर्ग ऐतिहासिक गति विज्ञान की दो मुख्य शक्तियां हैं। इन दोनों के बीच लगातार खींचतान चलती रहती है और इनके टकराव से इतिहास आगे बढ़ता है। मार्क्सिज्म में पूंजीवादी वर्ग और कामगार वर्ग के बीच संघर्ष को ही इतिहास निर्माता कहा गया है। यानी उनके अनुसार इतिहास पूंजीवादी वर्ग और कामगार वर्ग में संघर्ष के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन लोहिया के अनुसार जाति और वर्ग में संघर्ष के कारण ही इतिहास आगे बढ़ता है। जाति रूढ़िवादी शक्ति का प्रतीक है जो जड़ता को बढ़ावा देती है और समाज को बंदी बंधाई लीक पर चलने को विवश करती है। दूसरी ओर वर्ग गत्यात्मक शक्ति का प्रतीक है जो सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है। जाति एक सुघड़ या सुडौल ढांचा है, वर्ग एक शिथिल या ढीला ढाला संगठन है। आज तक का सारा मानव इतिहास जातियों और वर्गों के निर्माण और विलय की कहानी है। जातियां शिथिल होकर वर्गों में बदल जाती हैं और वर्ग फिर सुगठित होकर जातियों का रूप धारण कर लेते हैं। लोहिया के अनुसार भारत के इतिहास में दास्ता का एक लंबा और जाति प्रथा का परिणाम था, क्योंकि वह भारतीय जनजीवन को सदियों तक भीतर से कमजोर करती रही। इस जाति प्रथा के विरुद्ध अनथक संघर्ष करने वालों को ही सच्चा क्रांतिकारी मानना चाहिए। सोशलिज्म इन द एशियन कॉन्टेक्स्ट। डॉक्टर लोहिया ने एशिया के समाजवादियों को यह संदेश दिया कि उन्हें अपनी नीतियां इस महाद्वीप की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विकसित करनी चाहिए। यहाँ की सभ्यता सदियों पुराने निरकुंस तंत्र और सामंतवाद में से उभर कर सामने आई है। डॉक्टर लोहिया के अनुसार आधुनिक युग में भी अधिकारी तंत्र और तकनीकी तंत्र के विकास से एक नया वर्ग अस्तित्व में आ गया है, जिससे यहाँ की राजनीति और भी उलझ गई है। इसका परिणाम है ऐसे नेतृत्व का उदय जो कोरा शब्द भंडार रचाकर और जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करके अपनी कुर्सी पर टिका रहता है। लोहिया वेस्टर्न आइडियोलॉजी जैसे कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म की भी आलोचना करते हैं। लोहिया एक ऐसी स्वदेशी राजनीतिक व्यवस्था को विकसित करने के पक्ष में है जो कि भारत की समस्याओं को सुलझा सके। वो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मार्क्सिज्म को अधूरी आइडियोलॉजी कहते हैं। उनका विश्वास है कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी भारत की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। लोहिया ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं क्यों मार्क्सिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म सूटेबल नहीं है भारत के पॉलिटिकल मॉडल के लिए। इस तरह से वो एक न्यू सोशलिज्म आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस करते हैं और विकसित करने के पक्ष में है।
लोहिया के अनुसार समाजवाद यूरोप में धीरे धीरे और संवैधानिक तरीके से फैला, जबकि यूरोप के बाहर के कंट्रीज में समाजवाद क्रांतिकारी तरीके से फैला। मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी यूरोपीय सोसाइटी के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है और वो बहुत सारे डायमेंशन मार्क्सिज्म के, जैसे कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म यानी कि पूंजीवाद और पूंजीवाद वर्ग और कामगार वर्ग में संघर्ष से इतिहास आगे बढ़ता है, इस मेथड को भी क्रिटिसाइज करते हैं। उनके अनुसार जो मार्क्सिज्म है वो यूरोपीय सोसाइटी के बेस पर डेवलप हुआ है, इसलिए यूरोप से बाहर की जो सोसाइटी है उनके लिए यह सुटेबल नहीं है। तरह से कैपिटलिज्म की भी आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि डेवलपिंग कंट्री की समस्याओं को कैपिटलिज्म द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता। कैपिटलिज्म में मेन फोकस इंडिविजुअल लिबर्टी एंड इंडिविजुअल राइट पर होता है और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पर होता है, जिससे अल्टीमेटली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी फैलती है। लोहियास के ने लिबर्टी और इक्वालिटी पर भी अपने विचार दिए हैं। लोहियाज कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। लोहिया ने लिबर्टी एंड इक्वालिटी पर भी अपने विचार दिए हैं। लोहिया के अनुसार लिबर्टी और इक्वालिटी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोहिया ने लिबर्टी को दो भागों में बांटा है, नॉन प्रॉपर्टी मैटर्स एंड रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मैटर्स। लिबर्टी कनेक्टेड टू नॉन प्रॉपर्टी मैटर्स, इस लिबर्टी में इंडिविजुअल की प्राइवेट लाइफ आती है और इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। इंडिविजुअल कुछ भी करने के लिए फ्री होता है और यह किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी प्रकार की लिबर्टी लोहिया ने बताई है लिबर्टी कनेक्टेड टू प्रॉपर्टी मैटर। इस तरह की लिबर्टी पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो लोहिया ने लिबर्टी को दो भागों में बांटा है, नॉन प्रॉपर्टी मैटर एंड प्रॉपर्टी मैटर। लोहिया कहते हैं लिबर्टी और इक्वालिटी एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू है। लोहिया के अनुसार कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल को इतनी फ्रीडम दे दी जाती है जिससे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ लोगों के हाथों में हो जाता है और इससे इनइक्वालिटी फैलती है। और कम्युनिज्म में केवल इक्वालिटी पर फोकस किया जाता है, इससे इंडिविजुअल की फ्रीडम और क्रिएटिविटी पर मर जाती है, यानी कि काम करने की जो स्पिरिट होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए लोहिया कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं और एक ऐसी सोसाइटी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं जिसमें लिबर्टी और इक्वालिटी में बैलेंस बनाकर चला जाए। तो लोहिया न्यू सोशलिज्म कंसेप्ट लेकर आते हैं। लोहिया 1959 में न्यू सोशलिज्म के आइडिया के साथ आते हैं। उनका मानना है कि भारत जैसे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए न्यू सोशलिज्म ही सबसे बेहतरीन आइडियोलॉजी है। न्यू सोशलिज्म न तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है और न ही कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी है। इसे लोहियास थ्योरी ऑफ इक्विडिस्टेंस कहा जाता है। न्यू सोशलिज्म में न्यू क्या है? व्हाट इज़ न्यू इन न्यू सोशलिज्म? न्यू सोशलिज्म में लोहिया ने गांधीयन प्रिंसिपल के साथ सोशलिज्म को मिला दिया है। उन्होंने गांधीयन प्रिंसिपल जैसे कि सत्याग्रह, एंड मीन्स कंसिस्टेंसी, विलेज इकोनॉमिक मॉडल एंड पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन को सोशलिज्म के साथ मिला दिया है। न्यू सोशलिज्म के 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल लोहिया ने बताए हैं। उनके अनुसार इनकम एंड एक्सपेंडिचर में समानता होनी चाहिए, इगैलिटेरियन स्टैंडर्ड्स इन द एरियाज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है कि जिसको जितनी ज़रूरत है कम से कम वह उतना कमा सके। ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट यानी कि एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करे। वर्ल्ड पार्लियामेंट सिस्टम बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजी, वर्ल्ड पार्लियामेंट सिस्टम होना चाहिए और प्रत्येक अडल्ट उसका सदस्य होना चाहिए। डेमोक्रेटिक फ्रीडम इंक्लूसिव ऑफ राइट टू प्राइवेट लाइफ, सभी को अपने जीवन की प्राइवेट लाइफ जीने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। डिग्निटी एंड राइट ऑफ कॉमन मैन,
कॉमन मैन की डिग्निटी को भी राइट होना चाहिए, यानी कि कॉमन मैन की भी इज्जत उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि एक वीआईपी की होती है। गांधीयन टेक्निक ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सिविल डिसोबीडियंस, और किसी भी चीज़ का, सरकार का या किसी भी चीज़ का विरोध करने के लिए गांधीयन टेक्निक को अपनाया जाना चाहिए। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है न्यू सोशलिज्म के। न्यू सोशलिज्म बेसिकली गांधीयन टेक्निक और सोशलिज्म का मिक्सचर है। न्यू सोशलिज्म में लोहिया आर्थिक और राजनीतिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए गांधीवादी ढंग के संगठन का समर्थन करते हैं। गोल्स फॉर फ्यूचर, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए डॉक्टर लोहिया ने जो विस्तृत योजना प्रस्तुत की है उसके अंतर्गत 7 प्रकार की क्रांतियों की पहचान की गई है। वस्तुतः लोहिया ने वर्तमान वस्तुस्थिति में युगांतरकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से समाजवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों का प्रयोग क्षेत्र इतना बढ़ा दिया है कि वह इन 7 प्रकार की क्रांतियों के रूप में व्यक्त हुआ है। लोहिया का लक्ष्य केवल आर्थिक विषमताओं के निवारण तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने मानव समाज से जुड़े हर तरह के न्याय पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। उन्होंने 1962 में अपने एक लेख के अंतर्गत इन 7 क्रांतियों का विस्तृत वर्णन किया है। आर्थिक अन्याय के विरुद्ध क्रांति, जाति प्रथा के विरुद्ध क्रांति, स्त्रियों के प्रति भेदभाव के विरुद्ध क्रांति, साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रवादी क्रांति, अश्वेत लोगों के प्रति भेदभाव के विरुद्ध क्रांति, कलेक्टिविटी के आतंक से व्यक्ति के अधिकारों यानी कि समुदाय के डर से व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा से जुड़ी क्रांति, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस को राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में अपनाने के लिए लोगों के सोचने के ढंग से क्रांति। संक्षेप में डॉक्टर लोहिया ऐसी नई समाज व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिसमें आर्थिक विषमताओं का अंत हो जाएगा, आत्म विकास के अवसर व्यक्ति के जन्म से नहीं बंधे होंगे, जहां स्त्रियों को पुरुषों के समान उन्नति करने के अवसर प्राप्त होंगे, साम्राज्यवाद के नए पुराने रूप लोगों की राष्ट्रीय स्वाधीनता के मार्ग की बाधा नहीं बनेंगे, जहां सौंदर्य के प्रतिमान किसी की त्वचा के रंग से निर्धारित नहीं होंगे, जहां यानी कि श्वेत जातियों को अश्वेत जातियों के स्वभाव उत्कृष्ट नहीं माना जाएगा, जहां व्यक्ति के अधिकार कलेक्टिविटी में प्रचलित पूर्वाग्रहों पर आश्रित नहीं होंगे और तर्क बुद्धि और नैतिक साहस ही यथार्थ शक्ति के स्रोत माने जाएंगे। डॉक्टर लोहिया डेमोक्रेसी के पक्ष में थे, लेकिन साथ ही उनका मानना था कि कोई भी प्रणाली ज्यों की तो नहीं अपनानी चाहिए। कोई भी प्रणाली अपनाने से पहले उस देश की आर्थिक और सामाजिक कंडीशन को ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए वो भारत के लिए चौखंबा मॉडल को विकसित करते हैं। डॉक्टर लोहिया ने अपनी फेमस वर्क एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी में 1952 में समाज की संरचना में 4 परतें बताई है: विलेज, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, नेशन। लोहिया के अनुसार यदि राज्य का संगठन इन 4 परतों वाली संरचना के अनुरूप किया जाए तो वह समुदाय का सच्चा प्रतिनिधि बन जाएगा। अतः राज्य में 4 स्तंभों का निर्माण करना होगा। इस व्यवस्था को डॉक्टर लोहिया ने चौखंबा राज्य की संज्ञा दी है। जैसे 4 खंभे अपना पृथक अलग अलग अस्तित्व रखते हुए भी एक छत को संभालते हैं, वैसे ही यह व्यवस्था सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की परस्पर विरोधी अवधारणाओं में सामंजस्य स्थापित करेगी। इस तरह प्रशासन के 4 स्वायत्त अंग स्थापित किए जाएंगे: गांव, जनपद, प्रांत और केंद्रीय सरकार, जो कि फंक्शनल फेडरलिज्म के अंतर्गत आपस में जुड़े होंगे। इस 4 पिलर मॉडल की मुख्य विशेषता सोवरेन पावर का सभी भागों में बंटा होना है और सभी भागों के कार्य क्षेत्र डिफाइंड होंगे। इवन विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कानून बनाने की पावर दी जाएगी। 4 पिलर मॉडल सेपरेशन ऑफ पावर के रूल पर आधारित होगा, जबकि चारों पिलर एक दूसरे से अलग नहीं होंगे बल्कि एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होंगे। लोहिया की रुचि मुख्य रूप से समाजवाद की स्थापना में थी। उनके समाजवाद का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था, जबकि उन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के महत्व पर भी विस्तृत प्रकाश डाला। इन सब संदर्भों में उन्होंने लोकतंत्र की समस्या पर भी विचार किया। अतः उन्होंने कई जगह लोकतंत्र के बारे में भी सुलझे हुए विचार प्रकट किए। उन्होंने तर्क दिया कि लोकतंत्र की सार्थकता के लिए जनसाधारण को केवल मताधिकार प्रदान कर देना पर्याप्त नहीं है, इसके साथ नागरिक स्वतंत्रताओं की विस्तृत व्यवस्था भी आवश्यक होगी, क्योंकि नागरिक स्वतंत्रताएं लोकतंत्र की आत्मा है।
डॉक्टर लोहिया ने अनुभव किया कि पश्चिमी जगत में लोकतंत्र जिस रूप में प्रचलित था वह भारत के लोगों की समस्याओं को सुलझाने और यहाँ सच्चा समाजवाद स्थापित करने के लिए उपयुक्त नहीं था। सच्चा लोकतंत्र राजनीतिक प्रक्रियाओं में लोगों की सहभागिता की मांग करता है और उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है। डॉक्टर लोहिया ने चेतावनी दी थी कि किसी देश में केवल संसद की स्थापना कर देने से लोकतंत्र सार्थक नहीं हो सकता, इसे एक जीवन पद्धति के रूप में अपनाना जरूरी होगा। भारत जैसे देश में सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब इसमें नागरिक सक्रिय भूमिका निभा सकें और जहां कहीं भी उन्हें अन्याय दिखाई दे इसके विरुद्ध आवाज उठा सकें। डॉक्टर लोहिया के इस कथन में स्वराज के बारे में महात्मा गांधी जी के विचारों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। इस योजना को लागू करने के लिए डॉक्टर लोहिया ने संसदीय लोकतंत्र की जगह ऐसी विकेंद्रित व्यवस्था स्थापित करने का सुझाव दिया जो चौखंबा राज्य की परिकल्पना के अनुरूप होगी। ये थे डॉक्टर लोहिया के पॉलिटिकल विचार। डॉक्टर लोहिया ने प्रचलित आर्थिक प्रणालियों का विश्लेषण करते हुए यह संकेत किया है कि विश्व की 2/3 आबादी के लिए पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों प्रणालियां अनुपयुक्त हैं। इन दोनों प्रणालियों के अंतर्गत बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग और बड़े बड़े पैमानों पर उत्पादन होता है जो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण को जन्म देते हैं। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता दब जाती है। एशियाई देशों की श्रम शक्ति के पूर्ण उपयोग के लिए छोटी छोटी मशीनों के प्रयोग और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है। इस तरह डॉक्टर लोहिया ने आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण के लिए गांधीवादी ढंग के संगठन का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने लोकतंत्रीय व्यवस्था और राजनीतिक स्वतंत्रताओं जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, साहचर्य की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्राइवेट स्पीयर की सुरक्षा पर विशेष बल दिया। भारत में लोकतंत्रीय समाजवाद को बढ़ावा देने में डॉक्टर लोहिया के समाजवादी चिंतन का विशेष स्थान है। आज की वीडियो यहीं तक। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।